दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला। आज हमारा 253 नंबर का लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, देखिए ये जो लेक्चर सीरीज है, ये 230 लेक्चर में दोस्तों आपको पूरे 2 विषय पढ़ा दिए गए थे। 150 लेक्चर में इतिहास विषय पढ़ाया गया था, आगे के 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया था। ठीक है, 231 नंबर से जो क्लास दी जा रही है वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। तो आज हम 253वें नंबर पे आ चुके हैं, यानी कि ज्योग्राफी की ये आपकी 23वीं क्लास है। 23 नंबर का दोस्तों लेक्चर है और आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने चल रहे हैं जिसका नाम है वायुमंडल। बहुत सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, आपका बहुत कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आइए जुड़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हमें यहाँ सीखने को मिलता है। याद रखेंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से छोटे छोटे इंडिविजुअल बैच लॉन्च किए गए दोस्तों। ये अगले महीने दोस्तों आपको इस पर 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो आप चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, सीधे अपने सवालों पर आते हैं और पढ़ते हैं कि क्या क्या पॉइंट यहाँ पर दिया, क्या क्या सवाल दिया है। अगर ये सवाल परीक्षा में आते हैं तो जवाब आप कैसे दे पाएंगे। पहला सवाल है कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को क्या कहते हैं। सर ऐसा बच्चों वाला सवाल पूछेंगे तो इसका जवाब तो हर कोई दे देगा कि गैसीय आवरण को कहा जाता है वायुमंडल। क्या कहा जाता है दोस्तों? वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ ये जो गैसीय आवरण है, देखिए एक चीज और आता है। ठीक है, ये एक शब्द आप पढ़ते हैं दोस्तों, पर्यावरण। ठीक है, ठीक है, पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब क्या होता है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परिधन आवरण, ठीक है, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ। ठीक है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ आवरण है उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों? चारों तरफ से घिरा हुआ आवरण, घिरा हुआ आवरण, ये निकल कर आता है दोस्तों इसका। ठीक है, लेकिन अभी जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है ये गैसीय आवरण के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, तो पृथ्वी के पर दोस्तों जो गैसीय आवरण हमारे चारों तरफ व्याप्त है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कहते हैं दोस्तों वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक कठिन सवाल मैं आपसे यहां पूछना चाहूंगा। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं कि वायुमंडल का जो वर्तमान स्वरूप है, ठीक है, ये कब डेवलप हुआ? ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों सवाल क्या कि वायुमंडल का वर्तमान स्वरूप कब विकसित हुआ? कब विकसित हुआ? क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? तो यहां पर दोस्तों दो जवाब आपके निकल कर आएंगे। ठीक है, हो सकता है आपको ना पता हो लेकिन जानिए। तो पहला जवाब आएगा दोस्तों, आज से करीब 50 से 58 करोड़ वर्ष पूर्व ये वायुमंडल दोस्तों बनकर तैयार हुआ। कितना दोस्तों? 50 से 58 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, दूसरा सवाल आ सकता है दोस्तों कि किस युग में हुआ? तो याद रखिएगा कैम्ब्रियन युग में। वो युग कौन सा दोस्तों? ये इतने साल पहले कौन सा युग चल रहा था? याद रखेंगे, यह कैम्ब्रियन युग चल रहा था। क्या चल रहा था दोस्तों? कैम्ब्रियन युग। तो ऐसे कठिन सवाल भी बन सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा आसान के चक्कर में न रहिएगा, चीजें कठिन भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। एक सवाल इसी चैप्टर से आता है कि भूतल से कितनी ऊंचाई तक वायुमंडल में समस्त वायु का 90% भाग दोस्तों व्याप्त है? एक इस तरह से सवाल आता है, तो मैं इस सवाल को तोड़कर थोड़ा अपने भाषा में समझाता हूं। ठीक है, देखिए ये रहा दोस्तों वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल दोस्तों, वायुमंडल में कितने सवाल बन सकते हैं पहले ये समझिएगा। ठीक है, पहला सवाल बनता है दोस्तों वायुमंडल का 50% भाग। ठीक है, वायुमंडल का 50% भाग। ठीक है, एक सवाल बनता है ये कितने किलोमीटर के अंतर्गत पाया जाता है दोस्तों? तो 50 किलोमीटर भाग जो है ये 5.5 किलोमीटर में पाया जाता है। ठीक है, 5.5। जैसे आप भी 90 पूछा ना, ऐसे पूछ सकता है कि मान लीजिए 50 किलोमीटर की बात करें तो कितने किलोमीटर में पाया जाएगा? तो पृथ्वी के ऊपर आप बढ़ेंगे 5.5 किलोमीटर तक जाएंगे, उतने में दोस्तों आधा भाग वायुमंडल का वहीं समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा सवाल आता है कि 75% हिस्सा। क्या सवाल आता है दोस्तों? इसी तरह से पूछता है 75% भाग। ठीक है, ये कहां तक पाया जाता है दोस्तों? तो 75% भाग पाया जाता है दोस्तों ये 16 किलोमीटर के दायरे में। कितने दायरे में दोस्तों? 16 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। और इसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे तब आपका अगला जवाब आता है। यहां 90 की बात नहीं आती दोस्तों, फिर सीधे 99% भाग मिलता है। ठीक है, 99% भाग दोस्तों ये कहां पाया जाता है? तो ये मिलता है 32 किलोमीटर के एरिया में। ठीक है, 32 यानी धरातल से 32 किलोमीटर आप ऊपर जाएंगे तब आपको यह आंकड़ा मिलेगा। सर तो ऐसे में जो 90 पूछा है क्या किया जाए? तो 90 के लिए दोस्तों थोड़ा ही घटा बढ़ा लीजिए, 30 किलोमीटर कर सकते हैं लगभग। ठीक है, धरातल से 30 किलोमीटर तक ऊंचाई में दोस्तों ये पाया जाता है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अच्छा एक चीज और दोस्तों,
बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ वायुमंडल में वायु की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? वायुमंडल में वायु की बात कर रहा है। ऐसे सवाल अगर पूछ देना कि वायुमंडल में जलवाष्प कहां तक पाया जाता है, तो फिर उत्तर बदल जाएगा। ठीक है भाई, हर चीज हर जगह नहीं पाई जाती ना, ये तो समस्त वायु की बात की है, तब दोस्तों आप ये जवाब दीजिएगा। जैसे अगर यही पूछ दे कि 90% जलवाष्प तो 5 किलोमीटर में मिल जाता है, जलवाष्प की बात करें तो 5 किलोमीटर में ही मिल जाता है, ये तथ्य भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल के किस परत को दोस्तों? सीधे सीधे लिख रहा है दोस्तों, ऊपरी परत के अध्ययन को। किसको दोस्तों? वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एरोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? एरोलॉजी। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो एरोलॉजी कहा जाता है, हिंदी में पढ़ेंगे तो एरो मतलब क्या हो गया? वायु हो गया। ठीक है, वायु विज्ञान क्या होता है दोस्तों? वायु विज्ञान। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? एरोलॉजी कहते हैं। AERO लिखिएगा, AEROLOGY। ठीक है, एरोलॉजी। ठीक है, ये पढ़ा जाता है, जबकि वायु को एयर कहा जाता है। तो दोस्तों ये ऊपरी परत है। इसी तरह से निचले परत को क्या कहा जाता है? तो निचले परत को मेट्रियोलॉजी कहा जाता है, ऋतु विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। चलिए अगला सवाल दोस्तों यही हमारा है कि वायुमंडल की निचली परत को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, अगर परीक्षा में पूछ दिया ऊपरी परत, ठीक है, कि वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन, ठीक है, वायुमंडल के ऊपरी परत का अध्ययन, ठीक है, अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? याद रखेगा, यह वायु विज्ञान कहलाता है, वायु विज्ञान कहलाता है, एरोलॉजी कहलाता है। जबकि निचली परत का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? तो नीचे दोस्तों ऋतु से संबंधित है, याद रखेगा, इसे ऋतु विज्ञान कहा जाता है। क्या कहते हैं? ऋतु विज्ञान, या इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? मेट्रियोलॉजी कहते हैं। यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। कह रहा है कि आकाश का रंग नीला किस कारण होता है? ये तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, आसमान का जो नीला रंग है दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है दोस्तों। ये आप याद रखेंगे, बहुत बढ़िया सवाल है। जब कभी आप फिजिक्स में आएंगे दोस्तों, तब आपको बखूबी ये मैं बता दूंगा। ठीक है, और ये नीला ही क्यों दिखाई देता है दोस्तों, और किसी रंग का क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी पर जल की अधिकता है। ठीक है, पृथ्वी पर क्या दोस्तों? जल की अधिकता है दोस्तों। इस वजह से दोस्तों इसका रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। एक तो ये कारण है। जल की अधिकता मतलब कितनी अधिकता है दोस्तों? तो 2/3 हिस्से पर दोस्तों जल है, आप सभी जानते हैं, इसीलिए दोस्तों इसका रंग जो है ये नीला दिखाई देता है। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि वायुमंडल का 99% भाग किन दो गैसों से मिलकर बना है? यानी पूरे वायुमंडल का जो 99% हिस्सा दोस्तों वो 2 गैसों से मिलकर बना है। सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है दोस्तों वायुमंडल में? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस मिलती है ना। और दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस मिलती है। क्या क्या मिलता है दोस्तों? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिलता है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन मिलता है। सवाल ये भी आ सकता है कि सर नाइट्रोजन है कितना वायुमंडल में? तो याद रखिएगा दोस्तों 78.03%, एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखेगा, 78.03%। इसी तरह से ऑक्सीजन कितना दोस्तों? तो याद रखेगा 20.99%। ठीक है, 99%। ठीक है, 20.99। ठीक है, 99 मत पढ़िएगा। ठीक है, जब कभी दशमलव के बाद पढ़ते हैं तो सिंगल डिजिट हमेशा पढ़ा जाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बात, तो पूरे वायुमंडल में दोस्तों सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ऑक्सीजन को प्राणदायी वायु भी कहा जाता है, क्योंकि इसी की वजह से दोस्तों हम सभी जिंदा हैं। अगला सवाल दे रहा है, आयतन के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है दोस्तों, इसका कितना हिस्सा है? ठीक है, तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। आपने पढ़ा नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन कितना था दोस्तों? 78.03%, 1 नंबर पे था। 2 नंबर पे दोस्तों आपने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा। ऑक्सीजन कितना था दोस्तों? याद रखेगा 20.99% था। ठीक है, और तीसरे नंबर पे दोस्तों अब जो पढ़ने चल रहे हैं यह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। एक्चुअली में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये तीसरे नंबर पे नहीं दोस्तों, तीसरे नंबर पे जो पाई जाने वाली गैस है वो है दोस्तों आर्गन गैस। ठीक है, आर्गन गैस। ठीक है, और आर्गन गैस कितनी है दोस्तों? तो 0.09%। कितना है दोस्तों? 0.09 नहीं, 0.9%। ठीक है, शून्य के बाद शून्य लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, 0.93%, ये दोस्तों आर्गन है। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में अक्रिय गैस पाई जाती। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे किसका नाम आता है? तब नाम आता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, तब नाम किसका आता है? कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कितनी
कितनी दोस्तों, तो 0.003%। कितना दोस्तों, ये शून्य के बाद ना डबल जीरो, दशमलव के बाद, पहले शून्य तो ठीक है, इसके बाद दशमलव, दशमलव के बाद 2 शून्य और लगाएगा, ठीक है, तो 0.03% दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, यही है ना भाई, 0.0, फिर गड़बड़ किया मैंने, ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, 0.03%, ठीक है, 0.03%, ये क्या है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से पढ़िए एक बार, नाइट्रोजन जो है दोस्तों ये 78.03% है, ऑक्सीजन जो है ये 20.99% है, आर्गन अक्रिय गैस की श्रेणी में आता है, ठीक है, इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है, ठीक है, आर्गन जो दोस्तों याद रखेंगे इसका है 0.93%, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक है, इस पे लेकिन स्टार लगा लीजिए, कई जगह पे मुझे याद आ रहा है ना 0.033 है, ठीक है, तो एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, वैसे 0.03 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, जो मुझे लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल दे रहा है कि गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में और क्या उपस्थित रहता है, ठीक है, तो हमने तो पढ़ लिया कि दोस्तों कई तरह के गैस होते हैं, गैस में दोस्तों आपने पढ़ लिया नाइट्रोजन होता है, आपने पढ़ लिया ऑक्सीजन होता है, आपने पढ़ लिया क्या होता है, आर्गन होता है, आपने पढ़ लिया दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपने पढ़ लिया दोस्तों हाइड्रोजन होता है, ऐसे दोस्तों तमाम गैसें जो हैं ये वायुमंडल में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या उपस्थित होता है, तो और क्या में बात करेंगे दोस्तों, तो 2 चीजें याद रखेगा, एक तो दोस्तों जल वाष्प उपस्थित रहता है, क्या रहता है दोस्तों, जल वाष्प उपस्थित रहता है, दूसरा दोस्तों धूलकण उपस्थित रहता है, क्या रहता है दोस्तों, धूलकण उपस्थित रहता है, ये 2 चीजें हैं दोस्तों। इसे धूलकण को इंग्लिश में कहते हैं डस्ट पार्टिकल, क्या कहते हैं दोस्तों, डस्ट पार्टिकल, ठीक है, डस्ट पार्टिकल दोस्तों ये अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसी डस्ट पार्टिकल को दोस्तों एयरोसोल कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम और किस नाम से जानते हैं, इसी को हम एयरोसोल भी कहते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल को ही हम एयरोसोल कहते हैं, ये शब्द याद रखेगा, परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। आइए और आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए, कह रहा है कि सबसे अधिक जलवाष्प किस अक्षांश पर पाई जाती है, ठीक है। अक्षांश देखिए, आपने पृथ्वी पे 2 तरह की रेखाओं के बारे में पढ़ा था दोस्तों, जो रेखाएं लेटी हुई होती रहती हैं, ठीक, ऐसे रहती हैं, ठीक है, लेटी हुई रेखा, ठीक है, लेटी हुई रेखा जो होती है दोस्तों, लेटी रेखा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अक्षांश कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो खड़ी रेखा रहती है दोस्तों, जो खड़ी रेखा रहती है, ठीक है, उसे हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, उसे हम देशांतर रेखा नाम देते हैं, क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि सबसे ज्यादा जल वाष्प की मात्रा ये किस अक्षांश पे रहता है, तो याद रखिए दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश पर सबसे ज्यादा जलवाष्प पाया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, भूमध्य रेखा है, क्योंकि दोस्तों पूरे पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरा है। और इसी का तीसरा नाम क्या है दोस्तों, विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा। अगर कोई दोस्तों आपसे पूछ दे कि सर ऐसा क्यों होता है कि सबसे ज्यादा जलवाष्प यही क्यों पाया जाता है, दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह पृथ्वी के ठीक बीचों बीच स्थित है। यहाँ पे दोस्तों दिन रात हमेशा एक बराबर होते हैं, इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो ज्यादा वाष्प बनेगा, ज्यादा वाष्प बनेगा तो आर्द्रता होगी, जलवाष्प होगा, ज्यादा मौजूद होगा वायुमंडल में, और ज्यादा बारिश भी होगा, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों यही कारण है यहाँ पर, ठीक है। तो आप एकदम सिस्टम से समझिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों अगर सर्वाधिक यहाँ पर है तो न्यूनतम कहां पे है, जैसे यहां सर्वाधिक पूछा था, ऐसे दोस्तों पूछ सकता है न्यूनतम जलवाष्प, ठीक है, क्या पूछ सकता है, न्यूनतम जलवाष्प। तो अगर न्यूनतम जलवाष्प के बारे में पूछे तब क्या बताएंगे दोस्तों, तब बताएगा सबसे कम जलवाष्प कहां पाया जाता है, ध्रुव पर पाया जाता है। कहां पर, ध्रुव पर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, यहां सबसे कम जलवाष्प पाया जाता है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य समझते हैं, ठीक है। देखिए मैं यहां एक चीज और मैं आप समझा दूं, बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। अब अर्थ को मैं ले लेता हूं 2D में, ऐसे हो गया कुछ, ठीक है। अब जो 0 डिग्री लाइन है दोस्तों, ये जो 0 डिग्री लाइन है मैं आपको बता दूं ये गुजरती कहां से है, ये दोस्तों कुछ इसका यहां से देखिए गुजरती, ठीक है, ऐसे करके दोस्तों ये 0 डिग्री लाइन दोस्तों ये गुजरती, ठीक है। अब होता क्या दोस्तों, 0 डिग्री लाइन पे जो सूर्य होता है इसका प्रकाश एक बराबर पड़ता है, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या होती है, वर्षा ज्यादा होती है, ठीक है। ऐसे समझिए, प्रकाश क्या होगा दोस्तों, प्रकाश हमेशा दोस्तों ज्यादा पड़ेगा, प्रकाश ज्यादा पड़ेगा दोस्तों, तो
वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी, वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी तो संघनन भी दोस्तों ज्यादा ही होगा, संघनन ज्यादा होगा तो क्या होगा दोस्तों, वर्षा भी दोस्तों ज्यादा होगी, वर्षा ज्यादा होगी तो दोस्तों वन भी खूब पाए जाएंगे, वन भी खूब पाए जाएंगे। अगर वन खूब रहेंगे तो जैव विविधता खूब मिलेगी, ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता, विविधता जो है बहुत ज्यादा मिलेगी, मतलब अनेक प्रकार के जंगल होंगे तो अनेक प्रकार के उसमें जीव जंतु भी होंगे, ठीक है। ऐसे देखिए एक तरफ से कनेक्ट करिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। यही कारण है दोस्तों कि यहां पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, और ध्रुवों पर दोस्तों जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है, न्यूनतम आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में पूछ रहा है कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कौन सी गैस दोस्तों उत्तरदायी है, ठीक है। जो पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी दोस्तों टेम्परेचर बनाने में सबसे बड़ा योगदान तो दोस्तों आपका CO2 का है, और दूसरे नंबर पर दोस्तों योगदान किसका दोस्तों, तो जल वाष्प का है। किसका दोस्तों, जल वाष्प का, ठीक है, याद रखेंगे। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में 4% दोस्तों जल वाष्प हमेशा पाया जाता है, हमेशा, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बढ़िया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा किसके कारण सूर्योदय, सूर्योदय यानी जब सूर्य निकलता है, सूर्यास्त यानी जब सूर्य डूबता है, मेघ यानी बादल और इंद्रधनुष के विभिन्न रंग दोस्तों बिखरते हैं या वो दिखाई देते हैं, ऐसा किसके कारण होता है दोस्तों, तो याद रखेगा धूल कण के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है दोस्तों, धूल कण के कारण। मैंने भी बताया दोस्तों धूल कण को ही क्या कहते हैं, धूल कण को ही एरोसोल के नाम से जानते हैं, कुछ अलग नहीं एरोसोल है, याद रखेगा। अब कभी दे देता है इंग्लिश में नाम ना, बच्चा परेशान हो जाता है, सोचता कुछ नया दे दिया। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दोस्तों हमारे वायुमंडल में, हमारे भी आसपास दोस्तों बहुत इतने मतलब छोटे छोटे धूल के कण अवेलेबल है ना कि हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि जब मान लीजिए किसी बंद अंधेरे कमरे में अगर कहीं से प्रकाश आता है तो वो धूल कण हमें दिखाई देते ना, वो डस्ट पार्टिकल होते हैं दोस्तों। उसी डस्ट पार्टिकल पर दोस्तों क्या होता है, जब जलवाष्प आके चिपक जाता है और सूर्य की किरणें आके टकराती हैं तो दोस्तों उसमें से रंग निकलता है, रंग हमें दिखाई पड़ता है। उसी के बारे में पूछ रहा है कि चाहे सूर्योदय के समय रंग दिखता है, सूर्यास्त के समय आसमान का रंग दिखता है, या इंद्रधनुष के कारण रंग दिखता है, वो किसके कारण दिखता है। तो अगर वायुमंडल में धूल कण ना हो तो ये सारी चीजें हमें दिखाई नहीं देंगी, यहां तक कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों वो प्रकीर्णन भी हमें दिखाई नहीं देगा अगर धूल कण न हो तो, ठीक है। इसीलिए दोस्तों जहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, ठीक है, अब देखिए चंद्रमा पे चले जाइए, किसी अन्य ग्रह पर चले जाइए, वहां पर वायुमंडल ही नहीं है, इसलिए दोस्तों आसमान हमेशा काला दिखता है, कभी वहां पर उजाला दिखेगा नहीं, बादल बनता ही नहीं है। भाई पानी है नहीं, बादल कहां से बनेगा आप बताइए, ठीक है। तो जब बादल ही नहीं है दोस्तों तो फिर वहां वायुमंडल ही नहीं है, ठीक है, बरसात भी नहीं होगी, इसलिए दोस्तों वहां जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो ये धूल कण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख रहा वायुमंडल के किस हिस्से में नियान, क्रिप्टॉन और हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती, ठीक है। क्या कह रहा दोस्तों, ये हल्की गैसें होती हैं, इसमें से कुछ गैसें ऐसे जो अक्रिय गैसें भी कहलाती हैं। फिलहाल आइए मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। ये सब कहां पाई जाती, वायुमंडल के किस हिस्से में पाई जाती दोस्तों, तो ये वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में पाई जाती, ठीक है, ऊपरी हिस्से में। अच्छा एक बात बताओ, लोग इसको रटते हैं, मैं कह रहा हूं मान लीजिए आपके पास एक बैलून है, गुब्बारा, ठीक है, अगर उस गुब्बारे में दोस्तों हाइड्रोजन गैस भर दी जाए तो आप देखते हैं गुब्बारा हवा मोड़ने लगता है। तो जो गैस हल्की है वो क्या होगी, वो तो हवा मुड़ेगी, जो भारी गैस होगी वो धरातल पर नीचे की तरफ रहती है, जो हल्की गैस रहती है ऊपर की तरफ रहती है। इसमें कोई लॉजिक है क्या? तो ये सब अब लिख भी दिया दोस्तों यहाँ पर कि गैसें कैसी हैं दोस्तों, ये हल्की गैसें हैं। हल्की गैसें हैं तो नीचे थोड़े रहेंगी, हल्की गैसें तो ऊपर रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में रहती हैं। इनके विपरीत आप नाइट्रोजन की बात कर लीजिए, ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, वो भारी गैसों की श्रेणी में आती हैं, इसलिए दोस्तों नीचे की तरफ रहती है, वायुमंडल के निचले हिस्से में रहती हैं। एक सवाल और पूछ सकता है जो नियान है, ठीक है, कि कितना नियान दोस्तों पाया जाता है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको नाइट्रोजन के बारे में बताया, मान लीजिए यहां दिया हुआ नियान दिया है, क्रिप्टॉन दिया है, ये आपके हीलियम दिया हुआ है, तो ये कितना पाया जाता है दोस्तों, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो जो नियान है दोस्तों ये पाया जाता है 0.0018%, याद रखेंगे क्या आप लोग, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों जो क्रिप्टॉन गैस है ये कितना पाया जाता है दोस्तों, तो 0001 याद रखेगा, ठीक है, 0001%, ठीक है। इसी तरह से जो हीलियम गैस है वो कितना पाया जाता है, तो 0005% है। कितना है दोस्तों,
0.0005, ठीक है, 0.005%, ठीक है, ये पाया जाता है। तो ये सारे तथ्य भी आप याद रखेंगे। जो हल्की गैसें हैं वायुमंडल में दोस्तों, उनकी मात्रा कितनी है वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि वायुमंडल के किस हिस्से में भारी गैसें पाई जाती है। इसे नाइट्रोजन भी क्या है दोस्तों, ये भारी गैस का उदाहरण है। कार्बन डाइऑक्साइड भी भारी गैस का उदाहरण है। ऑक्सीजन भी भारी गैस का उदाहरण है। ये कहां पाई जाती है दोस्तों, तो ये निचले हिस्से में पाई जाती है। कहां पाई जाती हैं, ये वायुमंडल के निचले हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। जहां दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ऑक्सीजन 20.99% है, और जो नाइट्रोजन है दोस्तों ये कितना है, तो 78.03% है, ठीक है। ये भी आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 20.99 को ही ज्यादातर किताबों में 21 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप घबराइएगा मत, ये भी आपके लिए ठीक ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा वायुमंडल में उपस्थित सबसे भारी गैस कौन सी। बहुत बढ़िया सवाल दे दिया दोस्तों। कह रहा है कि गैसें तो बहुत सारी हैं, हमने इन तीनों गैसों को दोस्तों भारी गैस कर दिया। अगर मैं आपसे पूछे इन तीनों में सबसे ज्यादा भारी गैस कौन सी है दोस्तों, तो याद रखेगा, अब यही बच्चा कंफ्यूज, बच्चा सोचता है कि नाइट्रोजन भारी होगा, ज्यादा मात्रा देख के उसके दिमाग में आता है, जबकि गलत जवाब हो जाएगा दोस्तों। भारी कौन सी है दोस्तों, याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दोस्तों, ये अन्य के अपेक्षा दोस्तों अधिक भारी है। चाहे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अपेक्षा आप देखेंगे तो ये ज्यादा भारी है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ये भी अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में तो दोस्तों आपने सुना होगा, ठीक है। किसके बारे में आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है दोस्तों, इसी के कारण तो दोस्तों वैश्विक तापन बढ़ रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के कारण दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों, वैश्विक तापन को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग। ये जो ग्लोबल वार्मिंग में दोस्तों वृद्धि हो रही है, ये किस वजह से हो रही है, ये ज्यादा से ज्यादा दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस निकल रहा है दोस्तों, उस वजह से। इसके लिए दोस्तों इसका प्रभाव किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है दोस्तों। और ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसें आती हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण गैसों का नाम लिख लीजिए। जैसे आप पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों क्या है, यह एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। एक तो इसको याद रखिए, ठीक है, एक नंबर पे। दो नंबर पे दोस्तों आप याद रखिए CFC, जिसे आप क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से जानते हैं, CFC, ठीक है। यह भी एक तरह की दोस्तों ग्रीन हाउस गैस है। आप नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एक एक करके लिखते चलिए। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, यह भी दोस्तों एक तरह की ग्रीन हाउस गैस है। आप बात करिए किसकी, मीथेन की बात कर लीजिए, मीथेन की CH4, ठीक है, मीथेन, ठीक है। मीथेन भी दोस्तों क्या है, यह भी एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है। इसी तरह से दोस्तों आप वाष्प की बात करते हैं, वाष्प को लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। वाष्प यानी जल वाष्प, यह भी दोस्तों एक ग्रीन हाउस गैस के तहत आता है। ओजोन भी दोस्तों कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस के तहत आता है। तो ये सारे तथ्यों का नाम आप याद रखिएगा कि किसके कारण दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है, जिसके वजह से दोस्तों ये ग्लोबल वार्मिंग जो तो ये बढ़ता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन यानी पृथ्वी का टेम्परेचर अधिक हो जाना। अधिक होगा तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा तो महाप्रलय आ जाएगा, जल प्रलय आ जाएगा, पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। मतलब समझ रहे हैं, एकदम सीधा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है। अच्छा, बहुत सारे विषय दोस्तों आपको निःशुल्क अभी तक पढ़ा दिए गए हैं। आप देखिए स्टडी 91 पे ना जब आप जुड़ेंगे तो एकमात्र यहाँ जुड़ने का फायदा है कि चीजें आपको सीक्वेंस में मिलती है। हम ना कूद कूद के बंदरों की तरह नहीं पढ़ाते कि ये इंपॉर्टेंट इसको पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट इसको पढ़ लो। ये बताओ किसने बताया कि इंपॉर्टेंट है, किसने बताया? तो टीचर ना अपने मन से सोच लेता कि यही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक छोटी सी बात बताऊं, वीडियोज मेरे नहीं चलते हैं। अब YouTube ने भी एक नया अपडेट दिया। YouTube कहता है कि भाई आपके ऑडियंस क्या सर्च करें आप वो पढ़ाइए। तो मैं सर्च करता हूं तो मेरे ऑडियंस जो पता चल रहा है कि संधि सर्च कर रहे हैं, छंद सर्च कर रहे हैं, अलंकार सर्च कर रहे हैं। तो क्या मैं दिन भर उसी पे वीडियो बनाऊं? मेरा मन होता है कि नहीं, ऑडियंस को भ्रमित नहीं करना है, बच्चे को वो दो जो उसको चाहिए। और कहीं ना कहीं दोस्तों चीजें अगर उन्हें सीक्वेंस मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि चैनल तो इतने हैं लेकिन किसी ने भी दोस्तों आज तक ऐसा नहीं किया कि कंप्लीट जीएस की क्लास एक एक टॉपिक आप ना कभी सर्च करके बता देना कि प्राचीन इतिहास जो आपको पढ़ाया गया 45 लेक्चर में,
45 लेक्चर में दोस्तों आपको एक प्राचीन इतिहास पढ़ाया गया। आप मुझे केवल ढूंढ के बताइएगा दोस्तों किसी ऐसे पॉइंट पर जिस पे हमने चर्चा नहीं किया है। प्राचीन इतिहास में एक पॉइंट, एक ऐसा जो है चैप्टर नहीं होगा या टॉपिक नहीं होगा जहां पे हमने चर्चा नहीं किया है। ठीक है, मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आप जुड़िए हमारे साथ, बहुत मजा आएगा दोस्तों, एक बार जुड़ के देखिए। इसी तरह से दोस्तों 46 नंबर से 91 तक दोस्तों जो लेक्चर दिया गया वो मिडावल हिस्ट्री का दिया गया हर एक टॉपिक पर। उसी तरह से 92 नंबर से दोस्तों 150 नंबर तक जो लेक्चर दिया गया वो मॉडर्न हिस्ट्री का दिया गया। 151 से लेकर के 230 तक जो लेक्चर दिया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन पर, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी पर दिया गया। और 231 से जो लेक्चर दिया जा रहा है दोस्तों वो आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी पर दिया जा रहा है। दोस्तों आप अगर यहां ज्वाइन करते हैं तो सीक्वेंस में चीजें मिलेंगी। ठीक है, और जब तक आप सीक्वेंस में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, तब तक दोस्तों जान लीजिए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अभी जैसे वायुमंडल चैप्टर चल रहा है, इसके ठीक पहले मैंने स्थलाकृतियों के बारे में बताया, ये कैसे नदी के द्वारा, हिमनदों के द्वारा, पवन के द्वारा, समुद्र के द्वारा तमाम स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वहां बच्चे फेल हो रहे थे, लोगों को पता ही नहीं था कि नहीं इस तरह के शब्द भी आते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल थे ना। इसी के ठीक पहले वाला चैप्टर 251 नंबर, 252 नंबर का जो लेक्चर था अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, हवा नहीं लग रही थी। ठीक है, तो लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए अपनी आदत क्या है ना, मैं कहीं कुछ छोड़ता नहीं हूं, सीक्वेंस में सारी चीजें मैं पढ़ाते चल रहा हूं। जुड़े रहेंगे तो कल को दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाएगा तो हम इंडियन ज्योग्राफी पे आ जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे कहने का मतलब कवर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सी गैस वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। ठीक है, अगर वो गैस नहीं होती दोस्तों, आग लगता तो आग बंद कोई बुझा नहीं पाता। ठीक है, तो दोस्तों आग को बुझाने के लिए और लगाने के लिए दोनों चीजें याद रखेगा। तो बुझाने के लिए दोस्तों नाइट्रोजन जिम्मेदार है। कौन है दोस्तों? नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखेगा वस्तुओं को तेजी से जलने से कौन बचाता है? तो नाइट्रोजन। ठीक है, और याद रखेगा अगर आपसे एक सवाल पूछे कि किस गैस की अनुपस्थिति में, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, किस गैस की अनुपस्थिति में आग नहीं जलती। ठीक है, आग नहीं जलती मतलब आग को जलाया ही नहीं जा सकता। तो याद रखिए वो गैस है दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। आपको ना भरोसा हो तो आप एक ट्रायल कर सकते हैं। ट्रायल ये कर सकते हैं दोस्तों, एक मोमबत्ती ले लीजिए, एक क्या ले लीजिए दोस्तों, एक मोमबत्ती ले लीजिए और उसको जला करके उसको एक ग्लास से ढक दीजिए। कुछ समय बाद दोस्तों मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि जब तक इसमें ऑक्सीजन इसको मिलता रहेगा तब तक दोस्तों मोमबत्ती यानी वो अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी। जैसे ऑक्सीजन हटेगा, यानी यहाँ ढक दिया आपने तो ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, इस वजह से दोस्तों मोमबत्ती बुझ जाएगी। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, एक सवाल और देता है, एक आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, राइजोबियम का नाम सुना होगा। ठीक है, राइजोबियम नामक एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। किसका नाम? एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। ये बैक्टीरिया क्या करता है दोस्तों? ये बैक्टीरिया क्या करता है? मिट्टी से संबंधित है दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर के नाइट्रेट में तब्दील करता है। क्या करता है दोस्तों? ये जो बैक्टीरिया है ये वायुमंडल से नाइट्रोजन को किस में बदलता है दोस्तों? नाइट्रेट में बदलता है। किसमें? नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्रेट में क्या करता है दोस्तों? बदलता है। ठीक है, बदलता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। बढ़िया पॉइंट है ना। बार बार दोस्तों इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों दिमाग में आया तो मैंने दे दिया। हालांकि इस तरह की चीजें आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, कारण नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक दोस्तों फैला हुआ है। ठीक है, कितनी ऊंचाई तक? मुझे पता अच्छे लोग इसका जवाब नहीं दे पा रहे होंगे। नाइट्रोजन गैस की मात्रा है कितनी दोस्तों? तो 78.03%। हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस है ये भारी गैस की श्रेणी में आता है, निचले परत में मिलता है, और 78.03% दोस्तों इसकी मात्रा है। यह कुल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? तो लगभग दोस्तों 128 किलोमीटर। ठीक है, कितना दोस्तों? लगभग 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक में दोस्तों ये नाइट्रोजन जो है पाया जाता है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक सवाल और दिमाग में आ गया, याद रखेगा। आपने नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? नाइट्रिक
नाइट्रिक ऑक्साइड का नाम सुना होगा, ठीक है, ये भी नाइट्रोजन से ही संबंधित है। नाइट्रिक ऑक्साइड दोस्तों ये अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए दोस्तों? अम्ल वर्षा, जिसे आप एसिड रेन कहते हैं ना, ठीक है, एसिड रेन, ये एसिड रेन के लिए दोस्तों जिम्मेदार होता है। ज्यादातर एसिड रेन दोस्तों ये उत्तरी ध्रुव के आसपास में स्थित जो देश है जैसे नॉर्वे वगैरह वहां ज्यादा होता है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा लगभग शून्य हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती, ठीक है। तो जैसे दोस्तों 128 किलोमीटर तक नाइट्रोजन पाया जाता है, उसी तरह से ऐसा माना जाता है कि लगभग 120 किलोमीटर तक जाते जाते दोस्तों जो ऑक्सीजन है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाती। समाप्त मतलब शून्य, ठीक है। 120 किलोमीटर में फिर क्या हो जाएगी दोस्तों? ऑक्सीजन शून्य हो जाएगी, उसके ऊपर ऑक्सीजन होता ही नहीं है। यहां तक दोस्तों ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत मात्रा विद्यमान रहती, ठीक है। और ऑक्सीजन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसको प्राणदायिनी गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणदायिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई ऑक्सीजन लेकर के ही सारे जीव जंतु जो है वो जीवित हैं। हम आप किसके कारण जिंदा है? ये ऑक्सीजन है तभी तो जीवित हैं। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, कह रहा वायुमंडल के द्रव्यमान का 99% भाग यानी 99% भाग कितनी ऊंचाई तक दोस्तों सीमित है? तो मैंने पहले ही बता दिया। क्या क्या बताया दोस्तों पहले? अगर मैंने आपको बताया था अगर 50% की बात करें तो क्या बताएंगे? 5.5 किलोमीटर बताएंगे, यही बताया था ना। अगर दोस्तों 75% की बात करें तब क्या बताएंगे? 16 किलोमीटर बताएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों 99% की बात करेगा तो क्या बताएंगे? याद रखेंगे 32 किलोमीटर बताएंगे। तो इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 32 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 99% दोस्तों आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए और आगे आ जाइए अगले सवाल पर। कह रहा है पेड़ पौधे में प्रोटीनों का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण लिखिए, प्रोटीन, चलिए कोई बात नहीं। पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण ये कौन सी गैस करती है? किस गैस की वजह से दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है? तो नाइट्रोजन। आज समझ में आया सर कि ऑक्सीजन की तरह नाइट्रोजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नाइट्रोजन क्या करता है? पेड़ पौधों में प्रोटीनों के निर्माण के लिए दोस्तों उत्तरदायी होता है। अगर ये न मिले तो दोस्तों सीधे सीधे प्रोटीन नहीं मिलेगा तो विकास नहीं होगा, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है दोस्तों? प्रोटीन बस खाली एक काम करता है, विकास करता है। अगर प्रोटीन न मिले तो विकास रुक जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। कह रहा वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। कह रहा वायु दाब दोस्तों सर्वाधिक यानी ज्यादा कब होता है? अच्छा मुझे बताइए, वायु दाब में दो शब्द है, एक वायु शब्द है, दूसरा दोस्तों दाब शब्द है, ठीक है। वायु मतलब क्या हो गया दोस्तों? एयर हो गया, एयर हो गया। और दाब का मतलब क्या हो गया दोस्तों? प्रेशर हो गया, ठीक है। यहां पर सीधे सीधे दोस्तों हम एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं। देखिए जिस तरह से हमारा एक वजन है ना, ये वजन दोस्तों इस धरती पर दबाव डाल रहा है, ये बिल्डिंगें इस धरती पर बन रही तो कहीं ना कहीं धरती पर दबाव पड़ रहा है। इसी तरह हवाओं का भी दोस्तों वजन होता है, ठीक है। आप माने ना माने, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में अगर हवा है तो उसका भी इस धरातल पर वजन होगा। उसी को कहते हैं एयर प्रेशर, वायु दाब। यानी वायु के द्वारा इस धरातल पर जो भी दबाव बनाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? वायु दाब। कह रहा वायु दाब ज्यादा कब होता है दोस्तों? जब वायु की प्रकृति किस तरह होगी? जब वायु दोस्तों या तो ठंडी होगी, क्या कह रहा दोस्तों? हाँ, जब वायु क्या होगी दोस्तों? ठंडी होगी प्लस क्या होगी दोस्तों? शुष्क होगी, ठीक है। ठंडी और शुष्क होगी दोस्तों, तब दोस्तों इसका प्रेशर ज्यादा पड़ता है। क्यों? मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूं। मान लीजिए किसी चीज को आपने गर्म कर दिया, तो गर्म करते हुए तो चीज भाग जाएगी ऊपर। जैसे जल को भी गर्म कर दिया तो भाप बनकर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऊपर चला जाएगा तो दोस्तों वो तो हवा में चला गया, तो नीचे का दबाव खाली हो गया। एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए आपने एक बाल्टी पानी भरा है, ठीक है। एक बाल्टी पानी भरा, उस पानी का वजन होगा, आपने गर्म कर दिया, पानी गायब हो गया, तो बाल्टी तो खाली हो गई ना। तो बाल्टी पर जो पानी का प्रेशर था, अब वो प्रेशर तो शून्य हो गया। आ रही बात समझ में? उसी तरह से जब गैसें गर्म होती हैं तो गर्म होकर गैसें हमेशा कहां भागती हैं? ऊपर भागती हैं। तो गर्म होकर ऊपर भागी तो एयर प्रेशर हट जाता है, मतलब वायु दाब क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, ठीक है। कब? जब गर्म होंगी तब। जब ठंडी होती है तो ठंडी हवाएं जमीन पर बैठती हैं, नीचे रहती हैं, ठीक है। तो उनका प्रेशर ज्यादा रहता है। और यहां किसके बारे में पूछा है? यहां सर्वाधिक पूछा है। तो सर्वाधिक तभी होगा जब हवाएं ठंडी होंगी और शुष्क होंगी। ये तथ्य आप याद रखेंगे, नहीं तो फिर बहुत कंफ्यूजन होगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। आगे देखिए, कह रहा वायु दाब में अचानक आने वाली कमी, ठीक है। वायु दाब में अचानक आने वाली कमी ये किसका सूचक है दोस्तों? तो देखिए एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है। कभी कभी एक सवाल आता दोस्तों कि जब कभी तूफान आता है ना, तूफान आता है तो वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। वायुमंडल में
वायुमंडल में किसकी मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों? रेडॉन गैस का नाम सुना? रेडॉन, ठीक है। हालांकि रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है जब कहीं ज्वालामुखी वगैरह फटता है, ठीक है, जब कहीं ज्वालामुखी वगैरह फटता है या फिर जब कभी दोस्तों भूकंप वगैरह आने वाला होता है, तब वायुमंडल में अचानक से रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम जान जाते हैं कि कोई भयानक तूफान आने वाला है। उसी तरह से वायु दाब में दोस्तों जब उतार चढ़ाव आने लगे, ठीक है, तब दोस्तों ये किसका द्योतक होता है? ये मौसमी तूफान का द्योतक होता है, ठीक है। मौसमी तूफान, द्योतक मतलब बताता है, ठीक है। मौसमी तूफान आने का दोस्तों ये संकेतक होता है, द्योतक मतलब संकेतक, उसका संकेत देता है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। लिख रहा है सामान्य वायुदाब पाया जाता है, ठीक है। सामान्य वायुदाब कहां पाया जाता है दोस्तों? ठीक है, तो सामान्य वायुदाब दोस्तों ये पाया जाता है समुद्र तल पर। किस पर पाया जाता है दोस्तों? समुद्र तल पर सामान्य वायुदाब पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं कहूं दोस्तों सर्वाधिक वायुदाब कहां पाया जाता है? सर्वाधिक और न्यूनतम, दो सवाल आता है ना, सर्वाधिक वायुदाब और न्यूनतम वायुदाब, ये दो सवाल और बनता है कि सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है और सबसे कम पाया जाता है कहां, ये भी दोस्तों आपसे पूछा जाता है। दोस्तों अभी मैं आपको आगे की इमेज दिखाता हूं, देखिए बहुत बढ़िया इमेज मैंने लिया है और इसके माध्यम से दोस्तों अभी एक एक चीज मैं समझाऊंगा ना तो दिल खुश हो जाएगा आपका कि ज्यादा क्यों होता है, कम क्यों होता है, ये सब चीज दोस्तों आप बहुत आराम से जान जाएंगे। मुझे थोड़ा सा आप इस पे समय दीजिए, ठीक है। अभी के लिए याद रखिएगा सर्वाधिक कहां होता है, तो मैं आपको एक ट्रिक दे दे रहा हूं कि सर्वाधिक होता है ध्रुव पर, ठीक है। सर्वाधिक होता है किस पर दोस्तों? ध्रुव पर दोस्तों वायुदाब क्या होता है? ज्यादा होता है। ध्रुव पर क्यों ज्यादा होता है? अभी मैंने आपको क्या बताया कि दोस्तों जहां ठंडा होगा वहां वायुदाब ज्यादा होगा। पीछे पढ़ा ना, क्या पढ़ा पीछे, देखिए यहां क्या पढ़ा है मैंने आपको कि जहां मामला ठंडा वाला होगा वहां वायुदाब ज्यादा होगा। तो ध्रुव पर दोस्तों क्या होगा? ठंडी होगी। ध्रुव पर क्या दोस्तों? ध्रुव पर क्या होता है? यहां पर ठंडा है और जब ठंडा होगा दोस्तों, जहां ठंडी हवा होगी, ठंडी वायु होगी, जाहिर सी बात है वहां वायुदाब बहुत ज्यादा होगा। तो न्यूनतम कहां पे होगा दोस्तों? इसके विपरीत जो विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है, ठीक है, यहां पर क्यों? तो दोस्तों यहां पर न्यूनतम होता है। क्यों? यहां पर हमेशा सूर्य रहता है। सूर्य दोस्तों अपना प्रकाश बराबर देता है, तो दोस्तों क्या होता है? वाष्पीकरण खूब होता है। कब? जब गर्मी होती तभी ना, तो ये गर्म वाला बेल्ट हो जाता है, इसलिए दोस्तों यहां न्यूनतम वायुदाब पाया जाता है। बस इतनी सी चीजें याद रखें, बाकी तो मैं सब सिखा दूंगा अभी आपको, ठीक है। आगे आ जाइए। कह रहा वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे उच्चावच के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वायुदाब उच्चावच के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? वायुदाब, वायुदाब उच्चावच। कहीं पे दोस्तों अगर ये शब्द लिखा है वायुदाब उच्चावच, इसका मतलब क्या होता है कि एयर प्रेशर में दोस्तों क्या हो रहा है? कमी वृद्धि हो रही है। कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है, इसी को दोस्तों उच्चावच कहा जाता है, ठीक है। एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, वायुदाब दोस्तों कैसे मापा जाता है? ठीक है, वायुदाब, वायुदाब का मात्रक ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो वायुदाब का दोस्तों जो एसआई मात्रक है वो दोस्तों क्या है? याद रखेगा, उसका एसआई मात्रक है बार। इसका नाम ही है दोस्तों बार, ठीक है। एसआई मात्रक क्या है? बार। अगर मैं पूछूं वायुमंडली दाब के बारे में कि वायुमंडली दाब जो है कितने के बराबर होता है, तब आप याद रखेगा दोस्तों 10 की घाते 5 न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये दोस्तों दाब का जो है मापन किया गया, तो ये है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। ये तथ्य भी आप याद रखेगा, बार बार दोस्तों यहां से भी सवाल पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा वायुदाब के वायुदाब के उतार चढ़ाव कम होता जाता है। वायुदाब का करिए, ठीक है, वायुदाब का उतार चढ़ाव क्या हो रहा है दोस्तों? कम होता जाता है। पीछे तो लिखा था कि इसके उतार चढ़ाव को उच्चावच कहते हैं और कम होता जाता है कहां पर दोस्तों? तो जैसे जैसे दोस्तों आप विषुवत रेखा से, जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे दोस्तों वायुदाब का उतार चढ़ाव जो होता है वो कम होता जाता है, स्टेबल होता जाएगा, ठीक है। ये तथ्य याद रखेंगे। कैसे, क्यों, सब मिलेगा जवाब। कह रहा है कितने डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता, ठीक है। जो हमेशा उतार चढ़ाव मिलता था वो तब दोस्तों आप 60 डिग्री के आगे क्रॉस कर जाएंगे। 60 डिग्री अक्षांश जो रेखा है दोस्तों, जब आप उसके आगे चले जाएंगे तब दोस्तों एयर प्रेशर का उतार चढ़ाव, फिर जो दैनिक उतार चढ़ाव होता है वो भी दोस्तों शून्य हो जाएगा, वो फिर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। आगे लिख रहा है ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है, ठीक है।
कितने दाब कटिबंध है दोस्तों, तो याद रखेगा जैसे ये ग्लोब हो गया तो तीन चीजें तो ऐसे होती, एक तो ये उत्तरी ध्रुव है तो एक दाब कटिबंध हो गया, दूसरा ये 0 डिग्री लाइन है एक दाब कटिबंध हो गया, तीसरा दोस्तों दक्षिणी ध्रुव एक दाब कटिबंध हो जाता है। और इसके बीच में दोस्तों 2 लाइनें और होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर, ये हो गया 6 नंबर और ये हो गया दोस्तों 7 नंबर, ठीक है। इस तरह से दोस्तों दाब कटिबंधों की कुल संख्या कितनी होती है, याद रखेंगे कुल संख्या 7 होती है। हमारे ग्लोब पर कितने दाब कटिबंध पाए जाते हैं, 7 दाब कटिबंध पाए जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब एक चीज और ही मैं आपको सिखा दूं, अब आपने पढ़ा दोस्तों न्यूनतम अधिकतम, ठीक है, कि वायु दाब दोस्तों न्यूनतम कहां रहता है, तो याद रखेगा पहले याद रखेगा अधिकतम, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों क्या होता है, वायु दाब अधिकतम होता है, तो उसी तरह से दोस्तों नीचे की तरफ भी वायु दाब अधिकतम होगा, ठीक है। यहां भी दोस्तों वायु दाब क्या होगा, अधिकतम होगा इस वाले में, और यहां पे क्या होता है दोस्तों, ये वायु दाब न्यूनतम होता है, ठीक है। बस इतनी 3 चीज तो आपको ऐसे ही याद है, शुरू से ही दोस्तों याद कराया मैं आपको, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। आइए यहां पर एक मैप आपको दिखा रहा हूं और इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये 90 डिग्री दोस्तों उत्तरी अक्षांश वाली बिंदु है। यहां पर दोस्तों लिख रहा है कि यहां पर हाई प्रेशर होता है, ठीक है, एचपी लिख दो, हाई प्रेशर। उसी तरह से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जहां पर है दोस्तों, वहां पर भी दोस्तों हाई प्रेशर होता है। इसके अलावा दोस्तों जो 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री लाइन, ये आपकी 0 डिग्री लाइन है। 0 डिग्री लाइन से दोस्तों ये 5 डिग्री है, ठीक है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, यानी यहां से यहां तक दोस्तों क्या होता है, इसे डोल्ड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डोल्ड्रम कहा जाता है। क्यों डोल्ड्रम कहा जाता है, क्योंकि इसे शांत पेटी कहते हैं। यहाँ ज्यादा दोस्तों क्या होता है, प्रेशर क्योंकि लो होता है, लो प्रेशर होता है, इसलिए दोस्तों इसे शांत पेटी में रखा जाता है, ठीक है। ये निम्न दाब क्षेत्र का, निम्न दाब वाला क्षेत्र, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसी को डोल्ड्रम कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि डोल्ड्रम का विस्तार कहां से कहां तक है, तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक, ये जो पूरा का पूरा बेल्ट बन रहा है दोस्तों, यही आपका डोल्ड्रम पेटी है। ये शांत पेटी भी कहा जाता है और इसी को दोस्तों निम्न दाब पेटी भी कहा जाता है, ठीक है। तो 3 चीजें आपकी क्लियर होगी, एक तो उत्तरी ध्रुव, एक तो दक्षिणी ध्रुव, एक तो 0 डिग्री, ठीक है। अब इसके ऊपर आप बढ़ेंगे दोस्तों, कर्क रेखा से ऊपर आ जाइए, तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश लेकर 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। कहां से, याद रखेंगे 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, कहां से कहां तक, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो हिस्सा है दोस्तों, इसे नाम दिया जाता है उपोष्ण कटिबंध का। किसका नाम दिया जाता है, उपोष्ण कटिबंध का, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहां तो लो प्रेशर था, यहां क्या था दोस्तों, ये लो प्रेशर वाला हिस्सा है, एलपी है, तो लो प्रेशर से क्या होगा दोस्तों, यहां पर हाई प्रेशर होगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर जाएंगे तो फिर लो प्रेशर आ जाएगा, फिर ऊपर जाएंगे दोस्तों तो हाई प्रेशर हो जाएगा, लाइन से हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, फिर यहां पे आएंगे दोस्तों फिर हाई प्रेशर, ठीक है, फिर यहां पे आएंगे दोस्तों फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, ठीक है। इसी तरह से हाई प्रेशर ऐसे करते आएंगे तो दोस्तों एक के ऊपर एक मिलते जाएंगे आपको, ठीक है। इसी तरह से जब 60 डिग्री वाले के पास पहुंचते हैं तो इसे उपध्रुवी कहते हैं। ये उपध्रुवी निम्न दाब पेटी है। यहां पे दोस्तों जो हवाएं चलती हैं इनका एक दिशा होता है। देखिए आपको एक चीज पता है कि पृथ्वी जो घूर्णन करती है, ठीक है, पृथ्वी का जो घूर्णन है दोस्तों, ये किस दिशा में घूर्णन करती है, तो आप जानते हैं दोस्तों पृथ्वी घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व। किधर दोस्तों घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व घूर्णन करती, ठीक है। यानी जो पृथ्वी होगी दोस्तों वो कुछ ऐसे मूव कर रही होगी ना, ऐसे मूव कर रही होगी ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव कर रही होगी, ऐसे इधर जा रही होगी, ठीक है, इसका मूवमेंट ऐसे है। इसलिए दोस्तों आप नीचे की तरफ हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहां पर दोस्तों जो हवाएं चलती हैं ठीक इसके विपरीत दिशा में, ठीक है, जिधर मूवमेंट है उसके विपरीत दिशा में। और जैसा स्ट्रक्चर यहां बनाएगा सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर दोस्तों ऊपर भी बनाएगा। ऊपर क्या दोस्तों, ये वाला इधर था ना, यही वाला दोस्तों इधर ही करिएगा, ठीक है। तो ध्रुवों पर अब विषुवत रेखा पर स्ट्रक्चर आप सेम कर दीजिए, ठीक है। अब बीच में दोस्तों एक ही पट्टी मिलेगी, वहां स्ट्रक्चर आप उल्टा कर लीजिए। कई लोग दोस्तों हवाओं का स्ट्रक्चर समझ नहीं पाते हैं, यहां दोस्तों बताना पड़ेगा। जैसे अगर पूछा जाए कि विषुवत रेखा के आसपास दोस्तों जो हवाएं चलती हैं वो कैसी चलती हैं हवाएं, तो क्या बताएंगे दोस्तों, याद रखेगा ये हवाएं किधर चलती हैं, ये पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही हैं। ध्रुवों से भी दोस्तों जो हवाएं निकलती पूरब से पश्चिम की तरफ भागेंगी। ऐसा दोस्तों कोरियोलिस बल के वजह से होता है। कई बार पूछता है किस कारण होता है ऐसा, तो याद रखेगा एक बल है दोस्तों जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस बल। क्या कहते हैं दोस्तों, कोरियोलिस बल। उसके कारण दोस्तों हवाओं में मूवमेंट चलता है ऐसे, ठीक है, वो बात की बात आएगी। अभी तो हम फिलहाल कटिबंध आपको बताना चाहते थे, तो ये दोस्तों अलग अलग कटिबंध याद कर लो। ये आपका विषुवत रेखी निम्न दाब पेटी हो गया, इसके ऊपर उपोष्ण कटिबंध हो गया, ये उच्च दाब पेटी हो गया, उसके ऊपर उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी हो गया, ठीक है, और उसके ऊपर दोस्तों ध्रुव पेटी तो है ही आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप ये तथ्य भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आते हैं।
कल विश्वतीय निम्न दाब पेटी, विश्वतीय निम्न दाब पेटी का मतलब क्या दोस्तों, विश्वत रेखा पर लो प्रेशर होता है, यानी सीधे सीधे हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, हम सीधे सीधे भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं, हम सीधे सीधे विश्वत रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम सीधे सीधे विश्वत रेखा की बात कर रहे हैं, हम सीधे सीधे निम्न दाब पेटी की बात कर रहे हैं, निम्न दाब पेटी, ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, निम्न दाब पेटी है। कह रहा है कि निम्न दाब पेटी का विस्तार कितना होता है दोस्तों, तो याद रखेगा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, ठीक है, उत्तर दक्षिण, ठीक है, दक्षिणी अक्षांश तक दोस्तों, अक्षांश यहां लिख लीजिएगा, ठीक है, अक्षांश तक दोस्तों इसका विस्तार है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक सवाल और दे रहा आपको कि डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है। मैंने कहा ना, ये जो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर दक्षिणी अक्षांश की जो पेटी है, ठीक है, उत्तरी से ये दक्षिणी 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 अक्षांश की जो पेटी है दोस्तों, इसी को हम किस नाम जानते हैं, इसी को हम कहते हैं डोल्ड्रम पेटी, ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम कहते हैं डोल्ड्रम पेटी। और डोल्ड्रम पेटी की विशेषता क्या होती है, तो याद रखेगा यहां 2 विशेषता होती है। एक तो दोस्तों इस पेटी पर निम्न दाब पाया जाता है, इसलिए दोस्तों इसे निम्न दाब पेटी कहा जाता है। दूसरा दोस्तों हवाएं शांत होती हैं, तो इसे दोस्तों शांत पेटी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अलग अलग दोस्तों नाम है, अलग अलग तरीके से दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं, तो उसे भी लेकर दोस्तों आप पहले से अलर्ट रहिए। कह विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल जो भी हैं, जितने भी उष्ण, देखिए मरुस्थल भी दोस्तों कई तरह के होते हैं, एक तो दोस्तों उष्ण मरुस्थल होता है, एक शीत मरुस्थल होता है। तो दोस्तों हम उष्ण मरुस्थल की बात कर रहे हैं, ये दोस्तों किस पेटी में स्थित है, तो याद रखेगा जितने भी ये उष्ण कटिबंध वाले मरुस्थल मिलेंगे, ये सब मिलेंगे आपको उपोष्ण पेटी में, ठीक है। जो उपोष्ण कटिबंध की पेटी थी, कौन सी, उपोष्ण कटिबंधीय पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय पेटी। और उपोष्ण कटिबंधीय आपने कहां पढ़ा था दोस्तों, पीछे चलेंगे मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये पढ़ा था 30-35 वाले में, ठीक है। यहां देखिए ये उपोष्ण कटिबंधीय कहां पढ़ा था, 35-30 ना, 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। यहां पे दोस्तों आपने क्या पढ़ा था, ये उपोष्ण कटिबंध के बारे में पढ़ा था। तो कहां कहां आ जाएगा दोस्तों, ये 2 जगह मिल जाएगा, एक तो 30 डिग्री ये नॉर्थ और साउथ, ठीक है, नहीं नॉर्थ करिए, गलत हो जाएगा ना, पहले 30 से 35 करिए, 30 से 35 डिग्री क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्थ वाले में, ठीक है। और उसी तरह से दोस्तों 30 से 35 डिग्री साउथ वाले में, दोनों जगह मिलेगा ना भाई, ठीक है भाई। 2 पेटी इस तरह की है ना, उपोष्ण कटिबंध में 2 पेटी है, देखिए एक तो दोस्तों आपको यहाँ पेटी नजर आ रही होगी, और एक पेटी दोस्तों यहाँ नजर आ रही होगी, यहाँ पे, ठीक है। और दोनों दोस्तों हाई प्रेशर वाली पेटियां हैं। इसे दोस्तों अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं, ठीक है, अश्व, ठीक है, अश्व अक्षांश। कभी दोस्तों इसके बारे में बताऊंगा, ये अश्व अक्षांश क्या होता है, बड़ी लंबी इसकी कहानी, बहुत मजेदार कहानी है, ठीक है। घोड़े से संबंधित दोस्तों, जहाजों से घोड़े दोस्तों ये पानी में फेंक दिए जाते थे, उसीलिए इसका नाम अश्व अक्षांश पड़ा। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, तो हत्या हो गई, ऐसा होता क्यों था, इसके बारे में एक अच्छी कहानी आपको बताऊंगा, सुन लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों याद हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल दोस्तों जो अश्व अक्षांश वाली पेटी है, ये हाई प्रेशर की पेटी होती है, उच्च दाब पेटी होती है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सेशन आज का ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। जब आप स्टडी 91 के साथ जुड़ेंगे तब आपको सीखने को मिलेगा। और रही बात भरोसे और विश्वास की, तो भरोसा और विश्वास करके दोस्तों आप इस सीरीज को ज्वाइन कीजिए, पूरा वीडियो जाकर देखिए, अगर आप चाहते हैं वाकई आपकी तैयारी मजबूत हो, अच्छी हो। हर समय दोस्तों कोई ना कोई आपको पीछे करने में लगा है, कंपटीशन एग्जाम है ना, अपने आप को कैसे साबित करेंगे, दुनिया जहां जा रही है आप वो मत करिए, ठीक है। थोड़ा सा अपना समय निकालिए और पढ़िए, ठीक है। इतना अच्छा लेक्चर दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपने कई जगह पेड क्लास भी ज्वाइन किया होगा, लेकिन आप देख लेना कि क्या इतनी शिद्दत से चीजें पढ़ाई जाती हैं जिस तरह से यहाँ पर चीजें दी गई आपको, ठीक है। बहुत सारे विषयों के लिए दोस्तों हमने नोट्स भी जारी किए हैं, वो नोट्स भी आप हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट से ले सकते हैं। बाकी अब हम लोग किताबों पर भी काम करना शुरू कर दिए हैं, तो अनेक विषय की सब्जेक्ट वाइज और एग्जाम वाइज दोस्तों किताबें मिल जाएंगी स्टडी 91 के ऑनलाइन एप्लीकेशन से और प्लेटफॉर्म से, आप चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब क्या करता है ना, चेक करता है, ठीक है, कि कौन टीचर कितना बेहतर काम कर रहा है। भाई उसको बच्चे लाइक करेंगे तभी तो रिकमेंड करेगा। और आप लोगों की एक समस्या कि आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन लाइक करने का फुर्सत आपके पास नहीं, मतलब कितना सेकंड की बात है भाई। निवेदन आप सभी से कि लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। ये बस इतना ही चाहता हूं, बाकी मैं तो अपना फर्ज निभा ही रहा हूं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।